गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। लास्ट टाइम हमने डीपीए का क्वेश्चन डिस्कस करा था। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वापस से टीपीए का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। मैंने अपने प्रॉमिस को मेंटेन किया है और आज मैं आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में वापस से टीपीए का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में गिफ्ट से रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैंने आपको उसमें ऐसा बताया था कि हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट जो है वो सेम लिखता है, बट हमें उस क्वेश्चन के अंदर ऐसी क्या चीज़ लिखनी है जिससे हम लोग एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाएँ। वो क्रिएटिव क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप उस पॉइंट्स को जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था अगर वो लिखते हैं तो आपको गिफ्ट के अंदर फुल मार्क्स मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है और वो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे और आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने ऐसी क्या चीज़ पढ़ी थी एंड पॉइंट पे आकर के लास्ट में कि उसमें हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमने वो चीज़ डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम आज की वीडियो में भी देखेंगे कि हम इसमें ऐसी कौन सी चीज़ लिख सकते हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके और हमारा जो आंसर है वो सारे स्टूडेंट से अलग हो सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। अगर आपने आगे बढ़ा करके देखा तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारी मिस कर जाएंगे। हो सकता है कि वो कंसेप्ट जब आप आंसर राइटिंग में लिखें तो वो समझ में आए कि अगर इसको हमने इसका मीनिंग वहाँ पे समझ लिया होता तो हम आज इसको इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते थे। स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एडवोकेट अंशिता जैन समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से बात कर रही हूँ। समत्व लीगल इंस्टीट्यूट प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाता है। इसी कंसेप्चुअल राइटिंग्स के साथ में हम लोग तैयारी करवाते हैं, ऐसे ही कंसेप्चुअल वे में प्रिपरेशन करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपडेटेड जजमेंट्स और उन्हें लेकर के हम डिस्कस करते हैं। ऑल स्टेट जुडिशरी की तैयारी करवाते हैं जिससे आप लोग भी ऑल स्टेट जुडिशरी की तरह तैयारी कर सकें और किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम आए आप उसे टारगेट कर सकते हैं। हम लोग ऐसा बेस तैयार कर सकते हैं। आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हैं और इंस्टीट्यूट पर पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने के पहले जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट बताऊंगी, बहुत प्रिसाइज वे में बताऊंगी। बिल्कुल भी कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगी जो सिर्फ हमारे लेक्चर में टाइम वेस्टिंग हो और आप लोगों के लिए भी टाइम वेस्टिंग हो, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, इसीलिए हम लोग इसे ज़्यादा इन डिटेल फॉर्म में ना बताए क्योंकि हमारी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो तो जिसे डिटेल में न बताते हुए इसमें सिनॉप्सिस वे में लिखेंगे, पूरे जीस्ट में नहीं जाएंगे। पॉइंट्स के साथ में एक्सप्लेन करूंगी और पॉइंट्स के साथ में ही बोर्ड पे लिखूंगी। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टीपीए का क्वेश्चन है हाउ कैन अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बी मेड एंड डिटरमाइंड। या इसमें दो क्वेश्चंस हैं, लीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। लीज जो है वो हम करते हैं हमेशा हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के। लीज को लेकर के क्वेश्चन है कि लीज आप कैसे कर सकते हैं मेड, ये एक पार्ट है। और लीज डिटरमाइन कैसे होती है जो हमारे सेक्शन 111 के अंदर दे रखा है कि अगर आप करते हैं तो लीज डिटरमाइन कैसे होती है। डिटरमाइंड होती है तो कैसे डिटरमाइंड होती है, तो कैसे मेड होती है। स्टार्ट करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि लीज किसके अंदर आता है। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा कि लीज जो आता है वो आता है लीज चैप्टर 5 के अंदर। चैप्टर 5 के अंदर जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि हर क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन होता है तो हमें भी इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। 105 से 117 तक के हमारा जो क्वेश्चन लीज है ये कवर करता है टीपीए के अंदर। लीज से रिगार्डिंग ये सारे प्रोविजन 105 से 117 के अंदर दे रखे हैं। लीज मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको डेफिनेशन के रिगार्डिंग समझा देती हूँ। हम लिखेंगे, इसके बाद हमारे आंसर में डेफिनेशन
डेफिनेशन लिखना इसीलिए ज़रूरी है, नहीं भी पूछा हो तो भी आपको इसका टर्म बताना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप सामने वाले को टर्म बता दोगे तो उसे ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको इस चीज़ का मीनिंग पता है कि इसका मतलब क्या होता है। बट डेफिनेशन के साथ साथ मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ, इसमें भी एडवाइस दूंगी कि डेफिनेशन के साथ साथ में आप हमेशा एक इलस्ट्रेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। उससे क्या होता है कि अगर आप खुद का एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन लिखेंगे तो उससे सामने वाला ये समझेगा कि आपने खुद ने बना के लिखा है, मतलब आप ये डेफिनेशन जो लिख रहे हैं ये रटी रटाई नहीं लिख रहे हैं। आपको सच में अगर आप एज इट इज़ भी लिख रहे हैं क्योंकि लॉ है तो आपको डेफिनेशन एज इट इज़ ही लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन में हम हेर फेर नहीं कर सकते, बट एज इट इज डेफिनेशन का भी आपको मीनिंग समझ में आया है तो आप उसको किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप बता सकते हैं कि आपने उसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है लीज की। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन 105 के अंदर दे रखी है, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हो, सामने वाले को अपने राइट्स ट्रांसफर करते हो कि मैं मेरे राइट्स जो हैं वो तुझे दे रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो वो जो राइट्स हैं उन्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ, उन्हें राइट्स को जो है वो तू एंजॉय कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा लीज के अंदर क्या बात की गई है, तो लीज के अंदर बात की गई है ट्रांसफर ऑफ एन राइट। ट्रांसफर किस चीज़ का, तो ट्रांसफर ऑफ राइट्स। ठीक है, आप जितने भी समय के लिए लीज दे रहे हो उतने समय के लिए आप सामने वाले को दे देते हो हक कि मैं तुझे राइट्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उस समय के लिए कि तू ये जो राइट्स हैं इन्हें एंजॉय कर जब तक कि तू उस पोजीशन में है ना। तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टन टाइम। कुछ सर्टन समय के लिए ये ट्रांसफर ऑफ राइट्स होते हैं, टाइम जो है इसके अंदर रहता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और इन परपेचुटी इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड। ये अगर आप लोगों को आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है अगर आपको स्प्लिट करके नहीं बताइए तो मैं स्प्लिट करके बता देती हूँ। हर एक सेक्शन अपने आप में स्प्लिट करना ज़रूरी हो जाता है, इससे आप लोगों को ईजी हो जाता है कि आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, तो ये सर्टेन टाइम के लिए है, एंजॉय राइट्स या तो आप इसे बोल करके देते हैं, एक्सप्रेस वे में देते हैं या फिर इम्प्लाइड वे में देते हैं। ये वेज होते हैं, ये दो तरीके से देते हैं, या तो आप सर्टन है ना, और इन परपेचुटी और इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड मेड फॉर अ सर्टन टाइम, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सर्टन टाइम के लिए आप बोल रहे हैं उसको कैसे, या तो एक्सप्रेस वे में या फिर इम्प्लाइड वे में, या फिर उसको परपेचुटी में देते हैं। परपेचुटी में आपने दिया सामने वाले को, ठीक है, सर्टन टाइम में या फिर परपेचुटी में कैसे दिया, या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बोल करके इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस। अब कंसिडरेशन कैसा, कंसिडरेशन हम लोग पढ़ेंगे 4 तरीके का, प्राइस पेड या फिर प्रॉमिस्ड या फिर आप क्या कर रहे हैं उसे और ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में दे रहे हैं उसे, या फिर एज अ शेयर ऑफ क्रॉप्स में दे रहे हैं, या फिर चौथा हम अगर हमारी बात करें तो सर्विसेज और अदर वैल्यू थिंग्स ऑफ वैल्यू टू रेंडर पीरियोडिकली और अनस्पेसिफाइड ओकेजन। सर्विस में दे रहे हैं, सामने वाले को एज अ सर्विस दे रहे हैं, और एनी अदर थिंग। ये इस तरीके से आप इतने वेज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंसीडरेशन में, किसका, प्रॉपर्टी का, है ना। अब और अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू टू रेंडर पीरियोडिकली और अनस्पेसिफाइड ओकेशन, है ना, या तो आप उसको पीरियोडिकली दे रहे हैं या स्पेसिफाइड ओकेशंस में दे रहे हैं, पीरियोडिकली दे रहे हैं या स्पेसिफाइड ओकेशंस में दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के ये देखा जाता है
जनरली कि लीज जो है वो हमेशा इतनी लंबी जाती हैं एग्रीकल्चर लैंड में कि पट्टे जो होते हैं ना इतने लंबे लंबे जाते हैं, 100 साल, 150 साल, 20, मतलब इतने तो मिनिमम्स हैं, 50 साल, 60 साल। तो ये एक्चुअल में पीरियोडिकली और फॉर स्पेसिफाइड ऑकेशंस जो है ना वो इन्हीं को लेकर के कि इतने साल लंबे लंबे समय तक दे दी आपने लीज जो है वो प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, है ना। टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ सच लैंड, किससे? थ्रू ट्रांसफरर से। किसको? ट्रांसफरी को। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं स्प्लिट कर करके। इससे क्या होता है कि आप लोगों को भी इजी गोइंग हो जाता है, आप इसमें ऐसे स्प्लिटिंग वे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी डेफिनेशन और इस पर ट्रांसफर ऑन सच टर्म, ये हमारा डेफिनेशन हुआ। हमने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करा किसके थ्रू, ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं सामने वाले को। उसके बाद में हम लोग समझते हैं इसमें कि ट्रांसफरर कौन होगा। तो ये हमने देखा ट्रांसफरर जो होगा वो लेसर होगा, ये जो होगा वो लेसी होगा, ठीक है। ये दोनों पार्टीज हमने देखी, ये लेसर हुआ, ये रेसी हुआ। प्राइस जो इसमें हम दे रहे हैं, ये प्राइस कंसिडरेशन जो दे रहे हैं, ये कंसिडरेशन हम जो दे रहे हैं प्राइस, वो होगा हमारा प्रीमियम। एंड द मनी शेयर रिसीव्ड एंड अदर थिंग इज कॉल्ड द रेंट। और उसके बाद में हम जो शेयर दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं और अदर थिंग्स जो भी हम दे रहे हैं वो चीज़ें क्या होंगी? हमारी होंगी रेंट, ठीक है। तो ये हमारा मनी, शेयर ऑफ क्रॉप्स, ये सब चीज़ें सर्विसेज जो हम दे रहे हैं ये क्या होंगी? हमारी ये होंगी रेंट, ठीक है। तो ये हमारा था लेजर और लीजी। इसको लेकर के हमने देखा कि इसमें क्या होना चाहिए। इसके एक बार एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें कंपिटेंस होना चाहिए दोनों पार्टीज़ को लेकर के। उसके बाद में इनमें सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एंजॉय होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये इतने एसेंशियल्स हैं। अगर नहीं आते हैं समझ में तो इंस्टीट्यूट पे कॉल करके पूछिएगा, बिल्कुल आपको प्रॉपर बाकायदा तरीके से समझाया जाएगा कि इसके एसेंशियल्स ये हैं। अब हमारे इसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज़ थी, वो हमें इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इसमें लीज में कैसे होगा, तो बी मेड कैसे होगा? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में हम ये लिखेंगे, बी मेड के अंदर लीज हमने लिखा। उसके बाद में हमें इसमें लिखनी पड़ेगी 106 के अंदर, नहीं 106 में ड्यूरेशन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका लीज हाउ मेड आपको लिखनी पड़ेगी सेक्शन 107। 107 इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा है हमसे एक्चुअल वे में कि आप लीज जो है वो कैसे कर सकते हैं। 107 की तरफ अगर हम चलें हमारे, तो 107 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो लीज हाउ मेड में हम लोग हमारा लिखेंगे, हाउ मेड में 107 सेक्शन, ठीक है। 107 में हमारा आएगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज इज नेसेसरी, इट इज इफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स ऑफ लीव, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एन अमाउंट, ठीक है। आप लीज में ये नहीं देखेंगे कि आपका अमाउंट कितना है, कितनी टर्म के लिए आपने लीज दी है, उस हिसाब से आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को 2 कैटेगरी में बांटा है हमारे सेक्शन के अंदर। इसमें एक है ईयर टू ईयर और उसके बाद में मंथ टू मंथ। लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एक्सीडिंग 1 ईयर, परमानेंट लीज मस्ट बी एक्सपेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर आप ईयर टू ईयर कर रहे हो या फिर 1 ईयर से ज़्यादा कर रहे हो या फिर कोई परमानेंट लीज कर रहे हो तो उसको आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तो ही आप सामने वाले को लीज दे सकते हो। और सेकेंड था हमारा कि अदर आप उसको कर रहे हो मंथ टू मंथ और या फिर 1 साल से कम, तो आप उसको या तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू करवाइए या फिर पोजेशन के थ्रू दीजिए। तो इसमें अगर आप 1 साल से ज़्यादा की लीज कर रहे हो, 1 ईयर से ज़्यादा की, तो उसमें होगा रजिस्टर्ड। और अगर 1 साल से कम की लीज कर रहे हैं तो इसके अंदर होगा या तो रजिस्टर्ड या डिलीवरी और डिलीवरी। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने लिखा था लीज हाउ मेड, तो हम इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे कि लीज कैसे होती है ना। अब इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्रॉम नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल गैजेट में निकाल करके डायरेक्ट कर सकती है क्या कि लीज जो है वो अदर दैन ईयर टू ईयर और फॉर ए टाइम एक्सटेंडिंग और रिजर्विंग ईयरलिन मे बी मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय ओरल डॉक्यूमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इन चीज़ों को लेकर के रूल्स चेंज कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू, अगर उसकी इच्छा होती है तो। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करी। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ
तरफ डिटरमाइंड में हमें सबको पता है कि इसके अंदर हमें क्या लिखना है। तो इसके अंदर डिटरमाइंड में हमें सेक्शन 111 के पॉइंट्स लिखने हैं कि लीज कैसे कैसे डिटरमाइंड होती है। हम सेक्शन 111 के जो पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे कि 111 के अंदर क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं और डिटरमाइंड कैसे होती है। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है बाय इफेक्ट्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें लीज जो है वो क्या हुआ, आपकी जो लीज आपको उस पीरियड के लिए दी थी और आपका वो पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब ये जो लीज है आपकी वो हो जाएगी डिटरमाइंड। इसमें हमें ये ग्राउंड्स लिखने हैं, 7 तरीके के ग्राउंड्स हैं जिन्हें हमें लिखने हैं और एक्सप्लेन करने हैं, है ना। तो ये हमारी लीज हो जाएगी डिटरमाइंड अगर हमारा टाइम समय ख़त्म हो जाता है तो। उसके बाद में अगर हमने लीज जो दी थी वो बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दी थी, मतलब अगर हमने लीज जो है वो उस शर्त पे दी थी, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मैं ये जो राइट्स हैं प्रॉपर्टी में तुझे तभी एंजॉय करने के लिए दूंगा अगर तेरा बेटा मेरी बेटी से शादी कर लेता है। तो अगर ये कंडीशन होती है, पहले बहुत होता था, बच्चे पैदा होते ही उनकी मांगनी हो जाती थी कि तेरा लड़का हुआ है मेरी लड़की हुई है, दोनों की शादी करवा देंगे बड़े होकर के। तो अगर ये कंडीशन होती है तो जब तक वो नहीं करेगा शादी, जब तक उसे लीज पे एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेंगे उसके राइट्स। तो बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इफ द टर्म ऑफ द लीज इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, द लीज इज टर्मिनेटेड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, इट इज टू बी नोटेड द लीज होल्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर उसमें कोई कंडीशंस होती हैं हैपनिंग ऑफ ए इवेंट तो टर्मिनेटेड हो जाएगी लीज। अगर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो जाता है तो, जैसे इसमें हैपनिंग ऑफ ए इवेंट ये है कि अगर ये भी बोला जा सकता है इसमें फॉर एग्जांपल कि मैं तुझे लीज दे रहा हूँ इस शर्त पे कि अगर ये इंसान मर जाता है तो 18 साल के पहले, तो ये जो लीज में जो है वो तुझे हो जाएगी। और अगर ये चीज़ नहीं होती है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई ऐसा इवेंट है जो हो जाता है, अगर वो चीज़ हो जाती है, वो मर जाता है, तो मैं तुझसे ये चीज़ ले लूँगा। अगर ये 18 साल के पहले मर जाता है तो मैं लीज तुझसे वापस ले लूँगा, और वो 18 साल के पहले मर जाता है तो लीज वापस टर्मिनेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इवेंट जो है वो हैपेंड हो जाता है ना। तो ये चीज़ होती है, ये इस चीज़ को लेकर के कि ये होता है तो ये डिटरमाइंड हो जाएगा लीज। सेकंड चलते हैं, उसके बाद में थर्ड पे आते हैं, बाय टर्मिनेशन ऑफ लेजर इंटरेस्ट। इसमें लीज इज इफेक्टिव सो लॉन्ग एज द लीजर इज हैविंग इन इंटरेस्ट अथॉरिटी ओवर व्हेन हिज अथॉरिटी इंटरेस्ट ओवर इज टर्मिनेटेड द लेंस आल्सो स्टैंड टर्मिनेट। इसमें जब तक लेजर का इंटरेस्ट रहता है तब तक वो रहता है, अगर लेजर मर जाता है या फिर लेजर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या और कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो ये क्या होगा, ये लीज जो है वो डिटरमाइंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये हमारा आता है थर्ड पॉइंट। फोर्थ आता है मर्जर। मर्जर मीन्स यूनाइटिंग टुगेदर व्हेन द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ बोथ लेजर एंड लेजर आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन। मतलब दोनों ने मर्जर कर लिया, मतलब दोनों ने तालमेल कर लिया और दोनों ने एक साथ बोला कि चल ठीक है, वो सामने वाला डेप्थ में चला गया जिसकी लीज जिसकी ज़मीन थी, तो जो लेजी था उसने बोला कि चल ठीक है कुछ परसेंट मैं देता हूँ और इसके जो प्रोप्राइटरशिप है, जो ओनरशिप है वो हम दोनों मिलकर के कर लेते हैं। तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो मर्ज हो गया, दोनों ही ओनर बन गए, तो लीज जो है वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी ओनर बन गया तो लीज डिटरमाइंड हो जाएगी। तो मर्जर मतलब ये कि दोनों के राइट जो हैं वो वेस्टेड इन सेम पर्सन हो गए, इट्स अमाउंट्स टू मर्जर। मर्जर टर्मिनेट्स लीज सिंस द सेम पर्सन कैन नॉट बी बोथ लेजर एंड लेजी। तो सेम पर्सन जो है वो क्या होगा, लेजर और लेजी नहीं हो सकता, एक ही पर्सन लेजर लेजी नहीं हो सकता। उसके बाद में बाय एक्सप्रेस सरेंडर, मतलब लीजी विद द कंसेंट ऑफ लेजर में सरेंडर और याल्ड अप इज इंटरेस्ट इन लीज टू लेजर सच सरेंडर टू लीजी, है ना। आप खुद से एक्सप्रेसली बोल रहे हो कि भैया मुझे ये लीज जो है वो अब नहीं चाहिए, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरे पास में पैसे भी खत्म हो गए हैं देने के लिए और मेरा जो ये काम था ये घाटे में जा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये जो तूने मेरे को जिस पोजीशन पे लीज दी थी वो मैं खुद से ही तेरे को सरेंडर करता हूँ और मैं इस पे नहीं काम चलाना चाहती हूँ कंटिन्यू। तो ऐसे में लीज जो है वो सरेंडर हो जाएगी बाय एक्सप्रेस सरेंडर। बाय इम्प्लाइड सरेंडर, सरेंडर ऑफ अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी में बी इन्फर्ड फ्रॉम द पार्टीज व्हेन अ लीजी एक्सेप्ट फ्रॉम हिज लेजर अ न्यू लीज ऑफ द लिस्टेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस लीज। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि सामने वाले के पास में ऑलरेडी लीज थी बट सामने वाले ने क्या करा, उसको इम्प्लाइड सरेंडर के थ्रू, मतलब कि वो वाली सरेंडर लीज तो खत्म हो गई और उसके अलावा उसने न्यू पॉलिसीज अपना ली, सारी चीज़ें अपना ली। तो जो पुरानी पॉलिसीज तो उसको छोड़ करके नई पॉलिसीज को कंटिन्यू किया उसने, तो मतलब ये इम्प्लाइड सरेंडर माना जाएगा कि उसने जो पुरानी लीज थी उसको ख़त्म कर दिया है और न्यू लीज जो है वो एक्सेप्ट कर लिए। ये हमारा बोलता है अब एफ क्लॉज। इसमें हम इलस्ट्रेशन लेंगे तो ये है लीजी एक्सेप्ट फ्रॉम हिज लेजर अ न्यू लीज ऑफ प्रॉपर्टी लीज टू टेक इफेक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ हिज एग्जिस्टिंग लीज। तो ये
क्या होगा, इम्प्लाइड। ये इम्प्लाइड सरेंडर का इलस्ट्रेशन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है ये वाला इलस्ट्रेशन कि लीजी क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है लेजर से न्यू लीज प्रॉपर्टी को लेकर के टू टेक इफेक्ट ड्यूरिंग अ कंटिन्यूएंस ऑफ द न्यू लीज। एग्जिस्टिंग लीज, उसकी एग्जिस्टिंग लीज थी, उसके बाद भी उसने क्या करी, न्यू लीज सामने वाले से कर ली, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने जो है वो पुरानी लीज का जो है इम्प्लाइड सरेंडर कर दिया है ना। ये था हमारा इम्प्लाइड सरेंडर। 4 फीचर आता है, तो 4 फीचर किस वे में होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अगर लेजर जो है उसने किसी भी कंडीशन पे दिया है और लीजी क्या करता है, वो कोई कंडीशन को ब्रीच करता है तो वो 4 फीचर के थ्रू डिटरमाइन हो जाती है फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद में डिनायल ऑफ लैंडलॉर्ड्स टाइटल, लेजर टाइटल, इफ द लीजी जो है वो क्या करता है, वो डिनाई करता है कि इस पे लेजर का कोई टाइटल नहीं था और उसको या तो बोलता है इसका मेरा टाइटल था या फिर किसी थर्ड पर्सन का टाइटल था और जिस पर्सन का टाइटल था उसको डिनाई करता है, तो ये 4 फीचर माना जाएगा और आपकी लीज जो है वो सरेंडर हो जाएगी। थर्ड ये आता है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है लेजी तो भी सरेंडर ऑफ लीज माना जाएगा। ये 3 क्वेश्चन, ये 3 जो पॉइंट्स हम 4 फीचर के अंदर कवर करते हैं, ये भी एक हमारा पॉइंट हुआ 4 फीचर को लेकर के, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लास्ट का ये बोलता है कि अगर आप सामने वाले को क्या करते हो, नोटिस देते हो, एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस होता है to determine the lease or to quit or the intention to quit the property leased duly by one party। expiration of notice मतलब ये कि आपने 2 महीने पहले उस सामने वाले को नोटिस दिया था कि मैं खाली करना चाहता हूँ और वो जो 2 महीने की एक्सपायरी नोटिस थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अगर नोटिस एक्सपायर हो जाता है तो आपका जो है वो लीज डिटरमाइंड हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमने लीज डिटरमाइंड करी और इस चीज़ को लेकर के हम अब इस चीज़ में लिखेंगे 112 और 113। अगर आप चाहें तो ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं ये आपको एडिशनल बता रही हूँ कि अगर आपके पास में समय बचता है तो आप 112 और 113 की कैसे बचा जा सकता है नोटिस टू क्विट को लेकर के, और आपका 4 फीचर भी कैसे रुका जा सकता है, तो आप अगर चाहें तो ये आप लिख सकते हैं 112 और 113 इनको लेकर के कि कैसे बचा जा सकता है। 2-2 लाइन में आप लिख सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, और अगर समय बचता है, मन भी नहीं, समय बचता है तो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में। अगर समय नहीं बचा तो हमारे आगे के आंसर्स छूटेंगे, तो हमें हमेशा टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलना है। और ये आज का जो मैंने बताया था आपको कि वीडियो में मैंने शुरू में बोला था कि ऐसी कोई चीज़ बताऊंगी जो लोगों से अलग हो सकती है, तो कोशिश ये करना कि लोग जनरली इतना तो कवर करेंगे ही करेंगे, कोशिश ये करना कि हम 112 और 113 भी लिखें। इससे ये होगा कि सामने वाले को ये भी पता है कि अगर डिटरमाइन के ये ग्राउंड्स हैं तो ये बचने के ये ग्राउंड्स हैं। ये था हमारा आज का लॉलीपॉप, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये लिखते हैं आप तो आपको मेंस के अंदर जो है फुल क्वेश्चंस में आंसर्स में फुल मार्क्स मिल सकते हैं और आपका जो आंसर है वो दूसरे लोगों से अलग हट करके लग सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल लेंथ में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से लिख करके आना, उसी लेंथ में क्वेश्चन लिख करके आना। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने या तो नया सब्जेक्ट आएगा उसके क्वेश्चन आएंगे, या फिर अब आपके सामने एक और शॉर्ट नोट में टीपीए का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि मैम टीपीए जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आप एक बार बताइए टीपीए को और एक आध क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या तो टीपीए का रहेगा या फिर आपके सामने नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अच्छे सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को लिखने में। मेजर सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जिनकी मेन चांस एंड राइटिंग प्रैक्टिस है, बट हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा उसे लेट अपलोड करें जिससे सारे स्टूडेंट उसको देख सकें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर वो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आए आगे की वीडियोज़ को लेके, जो मेन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको कुछ डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।